तो पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में करेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस में, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल और कर्व का होगा। तो अब आ जाते हैं, हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कैसे बनता है और कर्व कैसे बनता है। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्ज करें आपको ना एक डेटा सेट गिवन है, आपको नंबर ऑफ आवर्स और उनकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है। अब नंबर ऑफ आवर्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लासेस बनी हुई नजर आ रही हैं कि जिसमें 0 से लेकर 2 तक, और 0 और 2 दोनों इंक्लूसिव हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? सही है, 0 आवर्स से 2 आवर्स तक की फ्रीक्वेंसी 3 है। अच्छा, 2 से ग्रेटर और 4 तक 5 की फ्रीक्वेंसी है इस ड्यूरेशन में। फिर 4 से 6 के दरमियान 16 है, 6 से 8 के दरमियान 12 है, और 8 to 10 में 4 है। इस तरह से ना आपको कोई भी डेटा सेट गिवन हो सकता है। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट सर्फिंग द इंटरनेट बाय 40 स्टूडेंट्स। तो ज़्यादातर लोग 4 से 6 घंटे इंटरनेट सर्फ करते हैं या 6 से 8 घंटे सर्फ करते हैं। ठीक है, उससे कम वाले भी, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, और उससे ऊपर जो 10 घंटे तक जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम है। अच्छा, यही आप देखेंगे कि चीज़ों की ना वो होती है फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर एक ज़माने में ना लोग 6 से 8 घंटे टीवी देखा करते थे, और अब टीवी शीवी ख़त्म हो गया, तो अब उसके बाद जो है ना इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ है उनमें इतना ही टाइम लग रहा हो। अब इस गिवन डेटा से अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो हमें ये करना होगा कि हर क्लास की जो अपर बाउंड्री है ना, सिर्फ उसको लेना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है t इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा? 3 लिखा। फिर नेक्स्ट में आपने क्या लिखा? t इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या होगा? वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 4 घंटे तक इंटरनेट सर्फिंग कर रहे थे, 4 या 4 से कम, वो सब के सब इस क्लास में आ जाएंगे। तो 2 से 4 घंटे तक करने वाले कितने थे? 5 थे। और फिर उससे नीचे वाले कितने थे? 3 थे। 4 तक के लिए, अप टू 4 आवर्स के लिए आपने 3 और 5 को ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बना ली? 8 बना ली। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसे कंप्लीट करें तो नेक्स्ट हम लिख रहे होंगे t इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या लिखूंगा? हाँ, 16 प्लस 8, तो ये कितनी बन जाएगी? 24 बन जाएगी। अच्छा, फिर उससे नेक्स्ट की मैं बाउंड्री क्या लिखूंगा? t इज लेस देन और इक्वल टू 8, और अब की दफा मैं 12 और 24, 12 इस क्लास की और 24 को ऐड करके इसको 36 बना दूंगा। और लास्ट वाली मैं लिखूंगा कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो 10 या 10 से कम घंटे यूज करते हैं। तो अब उसमें जाहिर है सारे के सारे शामिल हो जाएंगे ना। तो इस तरह आपका जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम हर मौके पर पिछली तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके अगली फ्रीक्वेंसी लिख रहे होते हैं, तो इसलिए इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो 2 काम करने होते हैं, एक ये कि लोअर बाउंड्रीज को रिमूव करना होता है क्लासेस में से, और फिर उसके बाद दूसरा काम ये करना होता है कि फ्रीक्वेंसी इस तरह लिखनी होती है कि आप पिछली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं, और इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाता है। अब आप जल्दी से काम ये करें कि ये जो प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन गिवन है, इसका एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कंप्लीट कर लिया, और उसी तरह से 2 काम किए हैं। एक तो क्लासेस को इस तरह लिखा है कि लोअर बाउंड्री को ना रिमूव कर दिया है, और उसकी वजह से जो क्लासेस लिखने का तरीका है ना, वो अपनी क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे लेसर सारी फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर ऐड कर लेगा। अच्छा, जब हम 60 पे पहुंचेंगे, लास्ट नंबर पे पहुंचेंगे, तो 60 वाली क्लास और उससे नीचे की तमाम फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास वही 40 आ जाएगा जो कि आपको ओरिजिनली टोटल सेट ऑफ डेटा में उनका टोटल गिवन था। यानी 14 सेट्स थे, तो 40 आपके पास टोटल आ जाएगा।
अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास ये टोटल सेट ऑफ डेटा आइटम से मैच ना करें, फ्रीक्वेंसी के सम से मैच ना करें, तो फिर इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। अच्छा खैर, अब हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये कह रहे हैं कि यूजिंग द टेबल गिवन कंस्ट्रक्ट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, जो कि हम ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि यूजिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विच यू हैव कंस्ट्रक्टेड, फाइंड द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स विच आर 50 मिलीमीटर्स और लेस इन लेंथ। 50 मिलीमीटर्स और लेस, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 32 लिख देंगे। देखें, x इज लेस देन और इक्वल टू 50, तो इसमें वो सारे इंसेक्ट्स शामिल हैं जिनकी लेंथ अप टू 50 है या 50 से लेस है। 32 इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मोर देन 45 मिलीमीटर्स इन लेंथ, मोर देन 45, उसके लिए हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम टोटल में से वो इंसेक्ट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिनकी लेंथ 45 या उससे कम थी, तो आपके पास बाकी वो वाले इंसेक्ट्स बचेंगे जिनकी लेंथ 45 से अबव है। डायरेक्ट ऐड क्या मतलब? हाँ वो भी सही है, ये भी सही है। यानी ये कह रहे हैं कि आप 10, 6 और 2 को ऐड कर दें, वो भी सही है, ऐसे भी सही है। मोर देन 35 मीटर्स बट लेस देन और इक्वल टू 50 mm इन लेंथ। 35 से ज्यादा लेकिन 50 से कम या 50 के इक्वल। हाँ, तो अब हम ले लेंगे कौन सी रेंज? जी, 6, 12 और 10, ये तीनों नंबर्स ले लेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि 6 + 12 + 10, तो आपके पास 28 आंसर आ गया। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इसी तरह बना करेगा जैसे भी हमने बना दिया। अब इस टेबल की मदद से हमें एक कर्व बनाना होगा जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। अच्छा, अब जैसे देखें एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझ लेते हैं। The table below shows the cumulative frequencies for the number of hours spent by 40 students surfing the internet on a particular day. ये वही वाला डेटा जो अभी हम पीछे इन्वेस्टिगेशन में देख रहे थे। अब हमें खुद उन्होंने पहले से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना कर दे दी है। करना क्या है? यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 आवर on the horizontal axis and 1 centimeter to represent 5 students on the vertical axis, draw a cumulative frequency curve for the given data in the table. Using the cumulative frequency curve, estimate the number of students who surf the internet for 5 hours or less, और फिर इसी तरह से कुछ और चीजें हैं जो हमें फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाना होगा। देखें, अब हमने पहला काम तो जो ग्राफ वगैरह की ड्राइंग करनी थी ना, वो हमने कर ली है, एक्सेस वगैरह बना लिए हैं। एक्सेस बनाने के बाद अब हमें ना पॉइंट्स मार्क करने होंगे। तो आपके पास है t लेस देन और इक्वल टू 2 और उस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 3। ये जो t है ये ज़ाहिर टाइम को शो कर रहा है ना, और टाइम हमने कहाँ पर बनाया गया, शो किया हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे। तो अब इसके लिए हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे ये 2 वाला, ठीक है। तो हम लेंगे कि 2 पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे आपके पास नंबर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो अब मैं एक पॉइंट मार्क करूंगा यहाँ पर जो कि 2 और 3 पर मार्क हो जाएगा। ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम शो कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये पहला पॉइंट है जो हमने मार्क किया 2, 3 पर। हाँ ये देखें, अभी थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, इसको ज़रा सही करना पड़ेगा। तो इसको एग्जैक्टली 2, 3 पर होना चाहिए। ये अब एग्जैक्ट 2, 3 पर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें 4, 8 पे मार्क करना है। तो 4 और 8,
ये वाला पॉइंट होना चाहिए। इसको भी, इसके कोऑर्डिनेट्स भी शो करके इसको सेट कर देते हैं। 48 ये एग्जैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 624 पे मार्क होना चाहिए। तो 624, अच्छा 624 यहाँ पे अब आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो 620 और 24, यहाँ पे आपने 624 का पॉइंट मार्क कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम शो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 836। तो 836, 8 और 36 जी यहाँ आपको मिल जाएगा। तो आपने पॉइंट लिया, 836 पर इसको मार्क कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स भी शो कर देते हैं। ये हमारा 836 का पॉइंट आ गया। लास्ट हमें एक पॉइंट मार्क करना है 1040 पर। तो 10 और 40, तो ये हमने 10 और 40 के ऊपर अपना लास्ट पॉइंट मार्क कर दिया। इसके भी कोऑर्डिनेट्स हम शो कर देते हैं, ठीक है। ये अब आपने क्या किया, सारे पॉइंट्स की मार्किंग कर दी अपने पास। आपने स्टार्ट किया 2-3 से और 10-40 तक सारे के सारे पॉइंट्स आपने मार्क कर दिए। जैसे उन्होंने एक्स एक्सिस कहा था कि 1 सेंटीमीटर पे 1 आवर को शो करना है, हमने वैसे ही किया। जैसे वाई एक्सिस कहा था कि 1 सेंटीमीटर पे 5 स्टूडेंट्स को शो करना है, हमने वैसा एक्सिस बना दिया और सारे पॉइंट्स को आपने यहाँ पर मार्क कर दिया। अच्छा, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी जैसे कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कर्व बनेगा। और ये कर्व भी जो है ना आप बनाएंगे स्मूथ हैंड कर्व, यानी अपने हाथ से बनाएंगे और स्मूथ बनाएंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ। आप अपने पास इसको स्मूथ हैंड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। स्मूथ हैंड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ना कहीं वो नहीं आने चाहिए, यानी कॉर्नर्स वगैरह नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अब जैसा भी बहरहाल मुझसे ड्रॉ हो रहा है वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने इसको स्टार्ट कर लिया 0 से। अब मैं इन पॉइंट से मिलाता हुआ इसको लेकर जा रहा हूँ और लास्ट पॉइंट पे लाके आपने इसको एंड कर देना है। तकरीबन कुछ इससे मिलता जुलता कर्व जो है ना वो आपको फ्रीक्वेंसी कर्व में मिल जाएगा। ज़ाहिर है आप पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो इससे काफ़ी बेहतर इसको ड्रॉ होना चाहिए। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व जो अभी हमने बनाया है, इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं ना, वो अब हम पहले आंसर कर देते हैं। कह रहे हैं कि यूजिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सर्फ द इंटरनेट फॉर 5 आवर्स और लेस, ठीक है। अब ये आंसर तो हम टेबल से देख के बताना चाहेंगे ना तो नहीं बता सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो वाला पॉइंट नहीं है। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का फायदा ये होगा कि इसमें आपको हर तरह का पॉइंट मिल जाएगा और उसका एक एस्टिमेटेड आंसर भी मिल जाएगा। क्योंकि आपको 5 या 5 से लेस वाला नंबर चाहिए, तो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 5 की वैल्यू को सेलेक्ट किया, वहां से एक लाइन बिल्कुल वर्टिकल अपने कर्व तक ड्रॉ की और देखा कि कर्व वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट से मैच हो रहा है। तो वो किस वैल्यू से मैच हो रहा था, 14 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द कर्व द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सर्फ द इंटरनेट फॉर 5 आवर्स और लेस इज 14। अच्छा, नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु सर्फ द इंटरनेट फॉर मोर देन 6.5 आवर्स। अब हम एक्स एक्सिस पर आए, हमने 6.5 आवर्स का पॉइंट देखा, यहाँ से लाइन हम कहाँ तक लेकर जाएंगे, कर्व तक, और कर्व को मैच करेंगे कि वो किस नंबर पे मैच हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब 29 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। अच्छा, चूंकि उससे ज्यादा वाले चाहिए
तो हम सबसे पहले इस 29 को 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ग्रेटर देन 6.5 आवर्स वाला हमें आंसर मिल जाए। तो वो गए 11 स्टूडेंट्स। अब 11 को आपने टोटल स्टूडेंट से डिवाइड किया, जैसे भी आपने परसेंटेज के टॉपिक में देखा था, और 100% से मल्टीप्लाई किया, तो 27.5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6.5 आवर्स से ज़्यादा इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू आपको बतानी है सच दैट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स सर्फ द इंटरनेट फॉर टी आवर्स और लेस। ठीक है। अच्छा, अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 80% चाहिए होगा। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स मीन 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? 32। अब आप कौन से एक्सेस पर आएंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एक्सेस पर आएंगे। वहां पर आप कौन सा नंबर देखेंगे? 32 को अब आप लेकर जाएंगे कर्व तक, और कर्व को नीचे लेकर आएंगे उस पॉइंट को, तो उसने आके किस वैल्यू पे मीट किया? 7 पे। क्या आंसर आ गया? 7 आवर्स। तो इसका मतलब है कि 80% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं? टी आवर्स और लेस है ना, तो फ्रॉम द कर्व टी की वैल्यू 7.0 या 7 आवर्स होनी चाहिए। तो इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के बाद मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और अगले टॉपिक में, अगली क्लास में हम देखेंगे कि इवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से आप मीडियन, क्वार्टाइल्स वगैरह और इसी तरह परसेंटाइल सब कुछ इससे फाइंड कर सकते हैं। वो बस एक छोटी सी बात है, मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, तो उस पर फिर हमारा ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।